अफसाना अफसाना निगार असद बलोच बढ़िए लकीर इसकी तशरीफ की जान लेगी मुझ जैसे शरीफ की हारिस ने बहुत भोड़े अंदाज में बकवास सा शेर पड़ा था। बालाज को कोल्ड ड्रिंक पीते अच्छू लग गया, अलबत्ता उसने खांसते खांसते मुड़कर हारिस की नजरों के ताक़ुब में देखा। वहां वाकई एक हैंडसम सा लड़का काउंटर पे झक के अपना ऑर्डर नोट करवा रहा था। इसकी सबसे स्पेशल चीज इसके शानदार बिट्स थे जो इतनी दौर से भी काफी मोंटाजंग लग रहे थे। बालाज ने होंठ गोल करते हुए सीटी बजाई। हारिस ने आंख मारते हुए कहा, है ना शानदार चीज? बालाज ने कहा, हाँ यार पेस तो बड़ा टाइट है। हारिस ने कहा, तो क्या ख्याल है किसी बहाने से नंबर लूं? बालाज ने कहा, थम के रहू हारिस मियां, देख नहीं रहे वो जिस टेबल की तरफ जा रहा है वहां कितने गबरू जवान बैठे हैं, लेने के देने पड़ जाएंगे। और फिर थाने से तो तुझे वैसे ही डर लगता है, देनी ही पड़ेगी। हारिस ने मुंह बनाते हुए कहा, अब इतनी भी फरी नहीं है कि हर आते जाते को देने लग जाऊं। मैं बदले में तुझे दे आऊंगा ताकि तेरे भी दिल का अरमान निकल जाए। बालाज ने हंसते हुए कहा, ना भाई अपनी तो सेल पैक है, देने लायक नहीं, और ऊपर से ये कड़ियल जवान मोची के टांकों जैसा भी नहीं छोड़ेंगे। इसकी बात पे हारिस ने काफी जोरदार कहकहा लगाया और बोला, यानी तुमने बैठे बैठे इनकी हर चीज का ही एक्सरे ले लिया है? बालाज ने कहा, लेना पड़ता है भाई साहब, बाजी कभी भी उलट सकती है। हारिस ने कहा, अच्छा फिर चुप बैठकर बर्गर खत्म कर और मुझे थोड़ी भोंडी करने दे, बड़ा ही जबरदस्त माल है यहाँ। बालाज ने मुन बनाते हुए कहा, क्यों ये शर्फ हासिल करने से महरूम रहूं? पूरे हफ्ते बाद तो बाहर आना नसीब होता है, 7 दिन तो हॉस्टल में वार्डन की सड़ी हुई शक्ल ही देखनी पड़ती। वो दोनों कजिन थे और पढ़ने के लिए गांव से शहर आए हुए थे। फासला काफी होने की वजह से दोनों ने हॉस्टल में ही कयाम किया हुआ था। ये वैसे भी लास्ट ईयर था। हारिस ने कहा, यार वो फर्स्ट ईयर का एजाज देखा? बालाज ने कहा, कौन सा एजाज? हारिस ने कहा, वही यार, मेडिकल वाला, चिट्टा गोरा। बाकी तो सारी फसल ही बेकार आई है इस दफा। मैं तो बड़े शौक से देखने गया था, मगर हराम है जो एक भी टूटा काम का हो। बालाज ने कहा, तो अगर सारी फसल बेकार है तो एजाज कहां से निकल आया? हारिस ने कहा, वो लेट पहुंचा था काफी, मेरी तो उसे देखते ही राल टपक पड़ी, इसको रोम तक छोड़ के आया हूं। बालाज ने कहा, बड़ा कमीना है, तो अकेले ही मजे लेता रहा, ये नहीं कि भाई को भी याद कर लेता। हारिस ने कहा, गबे कमीने, वक्त तो आने दे, भाई के साथ मिल बांट के ही खाऊंगा। बालाज ने आंख मारते हुए कहा, तेरी यही बातें तो मुझे जाने नहीं देती। वो दोनों कहकहा लगा के हंस पड़े। बाकी टेबल्स वाले भी अब इनकी तरफ मुतवज्जे हो गए थे। वो खाना खत्म कर चुके थे, इसलिए उठ के KFC से बाहर निकल आए। बालाज की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो कुछ दिनों के लिए गांव गया हुआ था। हारिस कमरे में अकेला था। उसने चिकनी चुपड़ी बातें करके एजाज के साथ दोस्ती गांठ ली थी, मगर वो उसे कमरे में सलाने पर राजी नहीं कर पा रहा था। वो किसी भी बात में जल्दी नहीं करना चाहता था ताकि कोई मसला ना बने। कल वीकेंड था और संडे को बालाज ने वापस आ जाना था। हारिस ने एजाज को राजी कर लिया था कि वो इसके साथ मार्केट तक चला जाए, कुछ जरूरी चीजें लेनी थी। वो मार्केट में गए तो एजाज कुछ चुप चुप सा था। इसे चीजें पसंद आती मगर वो ले नहीं रहा था। हारिस ने नोट कर लिया था कि शायद वो पैसों की वजह से ऐसा कर रहा। इसने एजाज को बताए बगैर वो चीजें भी ले लें जो एजाज को पसंद आई थीं। शॉपिंग के बाद उन्होंने खाना खाया और घूम फिर के वापस हॉस्टल में आ गए। जब एजाज अपने कमरे में जाने लगा तो हारिस ने इसकी चीजों वाला शॉपर उसे पकड़ा दिया। एजाज ने सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, ये क्या है हारिस भाई? हारिस ने कहा, ये सब तुम्हारे लिए है। एजाज ने शर्मिंदा होते हुए कहा, मगर क्यों? हारिस ने कहा, तो क्या दोस्ती में गिफ्ट्स नहीं देते? ये सब तुम गिफ्ट समझ कर रख लो। एजाज को ना चाहते हुए भी वो सब रखना पड़ा। हारिस ने कहा, अभी तुम क्या करोगे? एजाज ने कहा, कुछ देर घर पे काल और फिर सोने की कोशिश। हारिस ने कहा, ओ कम ऑन यार, वीक एंड नाइट भी भला सोने की होती है। काल के बाद मेरे कमरे में आ जाओ, मूवी देखेंगे। एजाज ने कहा, अच्छा ठीक है। हारिस बहुत खुश हो रहा था कि फाइनली इसने पहला स्टेप पार कर लिया। वो कमरे में गया और शावर लेके शॉर्ट्स पहन लिए। अब वो एजाज का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। हारिस ने दरवाजा खोला तो आगे एजाज था। एजाज इसे ऐसे कपड़ों में देखकर शर्मिंदा हो गया। इसने कहा, सॉरी भाई, मैं बाद में आ जाता हूँ। हारिस ने कहा, वो नहीं यार, मैं ऐसे ही सोता हूँ, बल्कि यहाँ सब ऐसे ही सोते, और तुम कौन सा लड़की हो? एजाज थोड़ा इनकंफर्टेबल फील कर रहा था मगर वो अंदर आ गया। हारिस ने हंसते हुए कमरे की कुंडी लगा दी। बालाज वापस आया तो हारिस गधे घोड़े बीच के सो रहा था। बालाज के जगाने पे वो आंखें मिलते हुए उठा और कहा, क्या यार, सोने भी नहीं देते? बालाज ने कहा, तुम तो ऐसे सोए पड़े हो जैसे रत जगह काटा हो। हारिस ने कहा, हाँ तो और क्या? बालाज ने आंख मारते हुए कहा, रात किसके नसीब जागे हैं? हारिस ने कहा, नया कबूतर दाम में फंस गया। बालाज ने तकिया उठा के इसके मुंह पे बरसाते हुए कहा, कमीने, अकेले अकेले। हारिस ने खुद को बचाते हुए कहा, मिल बांट के खाएंगे यार, थोड़ा सब्र तो कर। बाकी छोड़ तो गांव की सुना, सब कैसे थे? बालाज ने कहा, सब ठीक है, खाला ने कुछ चीजें भिजवाई हैं तुम्हारे लिए, ठूंस ले।
मेरी तो भूख ही मारी गई है। हारिस हंसते हुए सामान खोलने लग गया। काफी दिनों से बालाज हारिस के पीछे पड़ा हुआ था कि वो एजाज से इसकी सेटिंग भी करवाए, क्योंकि जब भी हारिस को एजाज से मिलना होता वो वक्त बालाज को कमरे से बाहर गुजारना पड़ता था। बिलाखिर हारिस ने इसे एक दिन खुशखबरी सुनाई कि एजाज रेडी है। बालाज एजाज से मिल चुका था और पूरी तरह से इस पे फ्लैट था। वो तो ये खबर सुन के उछल ही पड़ा। हारिस ने कहा रुको तो पूरी बात तो सुन लो। बालाज ने कहा हाँ हाँ बता। हारिस ने फिर एक अनटेक सा शेर पड़ा, अब आगे की दास्तान मुझसे सुन सुन के तेरी आंख डबडबा जाए। बालाज ने इसकी गर्दन दबोचती हुए कहा कमीने सीधी तरह बताना ड्रामे क्यों कर रहा। हारिस ने कहा वो चाहता है इसे भी मौका दिया जाए तो वो लॉन्ग टाइम चलने के लिए तैयार है। बालाज ने कहा हैं जी, ये क्या बात हुई। हारिस ने कहा बस बच्चे, इससे जो बात हुई वो तुझे बता दी, अब बता क्या करना चाहिए। बालाज ने कहा चल ठीक है, हम कौन सा दूध के धुले हैं, काम चला लेंगे बच्चा, जब खुश होगा तो खुशी से देगा। हारिस ने हंसते हुए कहा बड़ा कमीना है तो। काफी वक्त गुजर चुका था। बालाज और हारिस स्टडी कंप्लीट करके जॉब्स पे लग गए थे। दोनों की जॉब अलग अलग शहरों में थी। कभी जब वो इकट्ठे होते तो खूब हिला गला करते। बालाज की वालिदा काफी बीमार थी और अब उसकी शादी करना चाह रही थी। उनको देखकर हारिस की वालिदा भी लड़की की तलाश में लग गई। वीक एंड पे जब वो दोनों घर आए तो दोनों को शादी की इत्तला मिली। दोनों को लड़कियां पसंद आ गईं, इसलिए इनकी शादियां एक ही दिन रखी गईं। बड़ी धूम से बारातें निकले और लड़कियां बया कर घर आ गईं। दूसरे दिन वलीमा था। हारिस काफी बुझा बुझा था, जबकि परेशानी बालाज की पेशानी से भी हवेदा थी। फंक्शन तो जैसे तैसे करके निमट गया। कई लोगों ने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, मगर दोनों बात को टाल गए। अगली रात भी जैसे तैसे गुजर गई। सुबह होते ही हारिस ने बालाज को कॉल की कि कुछ जरूरी काम है, खेतों में आ। बालाज ने कहा काम तो मुझे भी है, चल मैं नाश्ता करके आता हूँ। हारिस ने कहा यहाँ सांस लेनी हराम हुई भी है और तो नाश्ते की बात कर रहा है, जल्दी से खेतों में पहुंच। बालाज ने कहा अच्छा यार, तो निकल मैं भी पहुंचता हूँ। बालाज जब खेतों में पहुंचा तो हारिस पहले ही वहां मौजूद था। बालाज ने हारिस से पूछा क्या हुआ, सुबह सुबह तेरे मुंह पे 12 क्यों बजे हुए हैं। हारिस ने कहा यार बात ही कुछ ऐसी है। बालाज ने कहा बता तो सही हुआ क्या है। हारिस ने कहा यार वो बात कुछ ऐसी है कि वो मैं अभी भी कुंवारा हूं। बालाज ने गौर से उसे सर से पांव तक घूरते हुए कहा तो ठीक तो है ना, मुझे तेरी दिमागी सेहत पे शुबा हो रहा है। हारिस ने कहा पहले ही फटके हाथ में आई हुई है और ऊपर से तुझे मजाक सूझ रहा है। बालाज ने कहा मेरी इत्तला के मुताबिक तो शादी से पहले भी कुंवारा नहीं था, अब तो मेरे सामने तो ने दो बोल पड़े। हारिस ने कहा अबे कुत्ते, तो बात को समझ क्यों नहीं रहा, 2 रातों से मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा। ये बात सुन के बालाज के चेहरे का रंग भी उड़ गया। हारिस ने कहा अब तुझे क्या हुआ है। बालाज ने कहा यार सीन तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन मेरा मामला कुछ अलग है। हारिस ने कहा पहले तो बता तेरे साथ क्या मसला बन रहा है। बालाज ने कहा यार मुझे फीलिंग्स नहीं आ रहे। बेगम के पास जाता हूं तो कोई एहसास ही नहीं होता, इसे हाथ लगाता हूं तो वो ठंडी महसूस होती है। सोए हुए शेर को जगाना इससे भी मुश्किल काम। यार सारी कार्रवाई के दौरान कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होता। मुझे किसी से पूछते हुए भी शर्म आ रही है कि क्या सबके साथ ही शुरू में ऐसा होता है या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। हारिस ने कहा यार मेरे साथ तो इससे भी बुरा हो रहा है, कार्रवाई तक नौबत ही नहीं जाती, मैं किसी भी सूरत खुद को तैयार नहीं कर पाता। वो मुझे कल से अजीब अजीब सी नजरों से देख रही है और मुझे इसके उस तरह देखने से भी चढ़ आ रही है। मेरा जी चाह रहा है कि कहीं भाग जाऊं। यार किसी ने कोई इल्म वगैरह तो नहीं करवा दिया। बालाज ने कहा बस कर यार, किसी को इल्म करवा के क्या मलना था, वैसे भी मेरा उन बातों पे यकीन नहीं। मुझे तो पहले ये लगा था शायद मैं अंदर से ही खत्म हो गया हूँ, मगर वलीमे वाले दिन बेगम का एक कजिन आया हुआ था तो ने देखा था ना, जिसने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। वो जब मुझे गिले मिला तो मुझे कुछ कुछ होने लग गया था। हारिस ने कहा अबे कुत्ते, मैं खुद उसे घोर घोर के देखता रहा हूँ, पर इस वक्त जहन पे अपनी ही परेशानी सवार थी, बात नहीं कर सका। बालाज ने कहा सोचने की बात है, ऐसा हो क्यों रहा है। हारिस और बालाज आज फिर इकट्ठे हुए थे, दोनों के मुंह लटके हुए थे। हारिस ने कहा यार मैं इस जिंदगी से इतना ज्यादा तंग आ गया हूं कि जी चाहता है खुदकुशी कर लूं। बालाज ने कहा हाथ हौला रखो और क्या हो गया है, मसले हर जगह होते हैं, मेरे साथ भी हैं, तुम जानते भी हो, मगर इसका यह मतलब तो नहीं कि इतना एक्सट्रीम सोचा जाए। हारिस ने कहा तुम्हारी बीवी ने तो तुमसे कुछ नहीं कहा ना, जबकि मेरे वाली कह रही है कि मुझे अपना इलाज कराना चाहिए, नहीं तो वो अपने और मेरे वालिदैन को सब बता देगी। वो कह रही है अब इससे मजीद सब्र नहीं होता, तुम ही बताओ यार कि मैं किस चीज का इलाज करवाऊं। डॉक्टर से जाकर किया बोलूं कि लड़कों को तो देखकर ही मैं टेंशन हो जाता हूं, जबकि बीवी के पास जाऊं तो कोई हरकत ही महसूस नहीं होती। बालाज ने कहा यार मैं ये नहीं कह रहा कि यह मसला नहीं है, यह बिलाशुबा एक बड़ी प्रॉब्लम है, मगर हमें इसका हल ढूंढना होगा। तुमने कोई टैबलेट ट्राई की?
हारिस ने कहा मैं कई टैबलेट्स ट्राई कर चुका हूँ, इसके पास जाने से पहले सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जो ही मैं इसके पास जाता हूँ सब किया कराया मिट्टी में मिल जाता है। बालाज ने कहा तुम अपने हाथों से खुद को रेडी कर लिया करो ना। हारिस ने कहा तुम्हें क्या लगता है मैंने ये ट्राई नहीं किया होगा, लेकिन जब वो पास होती है तो मेरा दिल करता है मैं वहां से भाग जाऊं, मुझे इसका हाथ पकड़ना भी बुरा लगता है, वो मुझे छुए तो लगता है जैसे करंट लग गया, मैं बहुत मायूस हो गया हूं यार, मुझसे कुछ भी नहीं होगा। बालाज ने कहा देखो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, मुझे इसकी रफाकत सर्द लगती है, इसके पास बैठकर भी जिस्म हैट नहीं पकड़ता, सिम टाइम दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, लेकिन मैंने अपने माइंड को ट्रेन किया हुआ है कि जो कुछ भी हो मुझे ये करना है, चाहे मेरा दिल चाहे या ना चाहे। यार देखो ना इसके बगैर गुजारा जो नहीं है, अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे। मैं जब सोचता हूँ कि सबके सामने ये बात आई तो लोग कैसी कैसी बातें करेंगे तो मेरा दिमाग फटना शुरू हो जाता है, हमारे वालिदैन जीते जी मर जाएंगे। हारिस ने कहा यार जिस जहनी मशक्कत से मैं गुजर रहा हूँ इससे तो मौत ही अच्छी, कोशिश कर रहा हूँ मगर नहीं हो पा रहा। बालाज ने कहा एक सीक्रेट बताऊं? हारिस ने कहा हाँ बताओ। बालाज ने कहा तुम इसके पास जाने से पहले माइंड को थोड़ा रिलैक्स करो, इसके साथ लेट जाओ, कमरे में अंधेरा कर दो और रोशनी मध्यम कर लो, कोई अच्छा रोम स्प्रे कर दो, कोई हल्का हल्का म्यूजिक चला दो, इसका हाथ अपने हाथ में लो, इसके जिस्म पे हल्का हल्का हाथ फेरो, इसे भी ऐसा ही करने के लिए कहो, ऐसे में अपना फोकस बनाओ, इसके टच करने को फेल करो और साथ साथ अपने टूल में हरकत पैदा करने की कोशिश करो, उसे बगैर छुए। यहाँ एक और भी ट्रक है, दिल चाह रहा हो या नहीं, इसके साथ फ्रेंच किसिंग शुरू कर दो और साथ ही इसकी फंगरंग भी स्टार्ट कर दो, माउद है, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। हारिस ने कहा यह सब मेरे लिए बेहद मुश्किल है मगर मैं आखिरी चारे की तौर पे इसे ट्राई कर लेता हूँ। दोनों की मुलाकात को काफी दिन गुजर चुके थे, बालाज घर आया हुआ था, अभी वो सोया ही हुआ था कि किसी ने इसे झंझोड़ कर उठा दिया, वो आंखें मिलते मिलते उठा, इसकी माँ पास खड़ी थी, उन्होंने कहा बालाज हारिस ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। बालाज ने कहा कुक क्या क्या कह रही हैं माँ, ये कैसे हो सकता है? इसकी मां ने कहा अभी मैं वहां गई नहीं मगर अजीब सी बात सुनने में आई है, सुना है भाई साहब ने हारिस को घर से निकाल दिया है, तुम उठो वहां चलते। बालाज का जिस्म थर थर कांप रहा था, ये क्या हो गया था? उसने शर्ट पहनी और मां से कहा चली। मां ने कहा मुंह हाथ तो धो लो। बालाज ने कहा नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूं, अब चली। वो वहां पहुंचे तो अजीब सी सूरत हाल बनी हुई थी, हारिस के ससुराली जहेज का सामान उठाने आए हुए थे, वो बहुत गुस्से में थे, अंकल आंटी को बुरा भला भी कह रहे थे। हारिस के ससुर ने कहा अगर आपका बेटा इस काबिल ही नहीं था तो उसकी शादी करने की क्या जरूरत थी, भेज देते इसे खसरों के पास। ये सुनकर बालाज सर तापीर कांप गया, इसे लगा जैसे ये सब बातें इसे सुनाई जा रही हूं, पूछने को कुछ रह ही नहीं गया था, वो घर वापस आ गया। इस वाकया के बाद हारिस का नंबर मुसलसल बंद आ रहा था, कोई पता नहीं था कि वो कहाँ है। कुछ माह गुजरने के बाद बालाज को हारिस की कॉल मौसूल हुई, वो इससे मिलने आना चाहता। बालाज ने कहा ओके आजा। वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, हारिस बहुत वेल ड्रेस और काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था, इसके चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट थी। बालाज ने कहा खैर तो है, तुम्हारा चेहरा खुला पड़ रहा है, काफी अरसे बाद जनाब का ऐसा मौड देखने में आ रहा है। हारिस ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ अब तो बिल्कुल खैर। बालाज ने कहा वजह? हारिस ने कहा वजह मेरी अपनी जात है, मैंने बहुत रिसर्च की खुद पे, अपना मेडिकल चेकअप भी कराया, मैं इस लाइफ के लिए पैदा ही नहीं हुआ था जो मैंने खुद पे इम्पोज कर ली थी, मैं होमो हूँ यार और मैं किसी भी लड़की के साथ खुश नहीं रह सकता था, अच्छा हुआ मैं जल्द ही इस लाइफ से निकल आया। बालाज ने कहा रिसर्च तो मैंने भी की है और मैं भी होमो ही हूँ मगर ये लाइफ भी मैंने खुद चूज की है, इससे फरार नहीं चाहता, मैं अपने रिश्तों को नहीं छोड़ सकता, ना ही उनको दुख दे सकता। हारिस ने कहा ओके मैं तुमको फोर्स नहीं करूंगा, अगर तुम इस लाइफ के साथ ओके हो तो फिर क्या मसला है। बालाज ने कहा एक बात बताऊं, मुझे भी लगता है जैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खाली होता जा रहा हूं, सब कुछ होने के बावजूद जैसे कुछ भी पास नहीं, एक कमी सी मुस्तकिल सताती रहती है, मगर मुझ में हिम्मत नहीं यार कि जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर अपना हिस्सा इससे छीन लो। उसने आंखों में डराने वाले आंसुओं को पोंछा और फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा खैर छोड़ो, तुम सुनाओ किया किसी के साथ हो या अकेले ही। हारिस ने हंसते हुए कहा जो दिल रखता है वो दिल भर भी रखता है। बालाज ने कहा तो फिर कौन? हारिस ने कहा वो एजाज याद है ना। बालाज ने कहा वो कमीने इसे कैसे राजी कर लिया और उसके घर वाले? हारिस ने कहा इसने घर में बता दिया है कि उसे कोई जेंट्स प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो शादी नहीं कर सकता, कुछ पसो पेश के बाद वो भी मान गए। हमने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया था जिसकी वजह से हमें इकट्ठे रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और अब तो शुक्र है बिजनेस भी काफी तरक्की कर रहा है। पता है बालाज, जिंदगी गुजारने के तमाम रास्ते हमारे सामने होते हैं, यह हम पर है कि हम उनमें से कौन सा रास्ता चुनते हैं। बालाज ने कहा मगर हारिस किया तुम्हें डर नहीं लगता कि मरने के बाद तुमसे इस बारे में सवाल होगा? हारिस थोड़ा हंसा और फिर जवाब दिया मरने के बाद किस चीज के बारे में सवाल नहीं होगा, वहां अमाल तोले जाएंगे,
अगर अल्लाह का करम हुआ तो मेरे नसीब में वो कोई ऐसी नेकी लिख देगा जो तमाम गुनाहों पर भारी पड़ जाए। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो हराम मौत से तो कदरे बेहतर ही है, वरना तुम जानते हो मैं किस स्टेज पर पहुंच चुका था। लोगों की बातें, माँ बाप की नजरें, मैंने कुछ सोचा और फिर कमर बांध ली कि अब जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारनी है। जिसको मेरे साथ एडजस्ट करना होगा वो कर लेगा और बाकियों की मुझे परवाह नहीं। बालाज ने कहा, बहुत बहादुर हो गए हो तुम तो यार, व्हाट्स वेरी नाइस टू टॉक यू। तुम्हारे जैसी लाइफ की तो मैं सिर्फ ख्वाहिश ही कर सकता हूँ। हारिस ने कहा, बालाज तुमने अपना रास्ता खुद चुना और हर इंसान का अपनी जान पर हक होता है, वो उसे जितना चाहे टफ टाइम दे सकता है। तुम बहुत बहादुर हो जो ये सब कर रहे। बालाज ने कहा, नहीं बहादुर तो तुम हो आर। हारिस ने कहा, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह बहादुरी दिखा रहे हैं। ऐसी जिंदगियां जीना कोई आसान नहीं जो हम जी रहे हैं। बालाज ने कहा, एक बात कहूं? हारिस ने कहा, एक नहीं दो कहो। बालाज ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर कभी मैं इस जिंदगी से अपना थोड़ा सा हक लेना चाहूं ईज अ ब्रेक, तो क्या तुम लोग मुझे एडजस्ट कर लोगे? हारिस ने एक जोर का कहकहा लगाया, इसे सर तपीर गौर से देखा और कहा, इंतजाम हो जाएगा। खत्म शुद।